हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 1 का अध्याय 6। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6 का 10वां टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। अल्टरनेटिव करंट के बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेटिव जनरेटर के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह जो घटना है इसका प्रौद्योगिक रूप से कई प्रकार से उपयोग किया गया है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिघटना का प्रौद्योगिक रूप से, टेक्नोलॉजिकल रूप से कई प्रकार से उपयोग किया गया है। एक असाधारण और महत्वपूर्ण उपयोग प्रत्यावर्ती धारा उत्पादन है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना का एक असाधारण और महत्वपूर्ण यूज जो है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन है, अल्टरनेटिंग करंट का उत्पादन है, एसी का उत्पादन है। 100 मेगावाट सामर्थ्य का आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक अत्यंत विकसित मशीन है। ठीक है, 100 मेगावाट बिजली एसी प्रत्यावर्ती धारा पैदा करने वाली आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक अत्यंत विकसित मशीन है। ठीक है, इस अनुच्छेद में हम इस मशीन के मूल सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र मशीन जो है उसके मूल सिद्धांतों के बारे में आपको बताया जाएगा। इस मशीन के विकास का श्रेय युगोस्लाव वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को जाता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है, एसी जो है, उसको तैयार करने का, उस मशीन को विकसित करने का श्रेय जो है युगोस्लाव के वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को जाता है। ठीक है, आपको पिछले अध्याय में 6.3 वाले टॉपिक पे एक सांकेतिक रूप से बताया गया था कि किसी लूप में विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित करने के लिए एक विधि यह है कि लूप के अभिविन्यास में अथवा इसके प्रभावी क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए। लूप के अभिविन्यास में या इसके प्रभावी क्षेत्रफल में परिवर्तन करने से किसी लूप में विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित की जा सकती है। ठीक है, किसी लूप में विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित करने के लिए आप लूप के अभिविन्यास में अथवा इसके प्रभावी क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। आपको बताया गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना जो है इसका प्रौद्योगिक रूप से कई उपयोग किया गया है। एक असाधारण और महत्वपूर्ण उपयोग प्रत्यावर्ती धारा उत्पादन है, अल्टरनेटिंग करंट का उत्पादन है। 100 मेगावाट सामर्थ्य का आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक अत्यंत विकसित मशीन है। ठीक है, इस अनुच्छेद में हम इस मशीन के मूल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे। इस मशीन के विकास का श्रेय युगोस्लाव वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को जाता है। ठीक है, इस अध्याय के तीसरे नंबर टॉपिक में आपको बताया गया कि किसी लूप में विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित करने के लिए एक विधि यह है कि लूप के अभिविन्यास में परिवर्तन कर दें या फिर इसके प्रभावी क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दी जाए, जिसके कारण लूप में विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, जब कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र बी में घूर्णन करती है, ध्यान से देखें,
यह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें यह एक चुंबक लगा हुआ है N और S। एक विशाल सामर्थ्य का चुंबक है N और S, जिसमें एक कुंडली आप देख रहे हैं। यह एक कुंडली है जो अपने धुरी पर इस चुंबक के बीच में घूमेगी। ठीक है, तो जब यह कुंडली घूमेगी तो चुंबक से निकलने वाली बल रेखाओं को काटेगी। ठीक है, बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, कटेगा, जिससे इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, धारा बहेगी। आप देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में चुंबक है NS, कुंडली है, कार्बन का ब्रुश लगा हुआ है, कार्बन ब्रुश, और सर्पी वलय है। ठीक है, तो आपने देखा कि किसी लूप में विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित करने के लिए लूप के अभिविन्यास में अथवा इसके प्रभावी क्षेत्रफल में परिवर्तित करना होगा। ठीक है, जब कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र B में घूर्णन करती है, जब कुंडली जो है एक चुंबकीय क्षेत्र B में घूर्णन करती है, तो लूप का प्रभावी क्षेत्रफल A cos थीटा है। ठीक है, तो जब कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र B में घूमती है, तो लूप का जो प्रभावी क्षेत्रफल होता है क्षेत्र के अभिलंबवत, अर्थात लूप का प्रभावी क्षेत्रफल वह होता है A cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है वह A और B के बीच का कोण है। क्षेत्रफल A और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन करने की यह विधि एक सरल प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, इस तरह से जब एक लूप जो है प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का यही सिद्धांत है, फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो जब कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र B में घूर्णन करती है तो लूप का क्षेत्र के विलंबवत प्रभावी क्षेत्रफल A cos थीटा आता है। लूप का प्रभावी क्षेत्रफल कितना आता है? A cos थीटा आता है। थीटा जो है A और B के बीच का कोण है। फ्लक्स परिवर्तन करने की यह विधि सरल प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत है। जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर जो है, जनित्र जो है, वह यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मूल अवयव को चित्र में दर्शाया गया है। देखें यहाँ पर, यह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के जो मेन पार्ट होते हैं उसको दिखाया गया है, जिसमें एक चुंबक देख रहे हैं आप, कुंडली देख रहे हैं, कार्बन ब्रुश देख रहे हैं और सर्पी वलय देख रहे हैं। इसमें एक कुंडली होती है जो रोटर शाफ्ट पर आरोपित होती है। इसमें आप देखें एक कुंडली है जो रोटर शाफ्ट पर, घूमने वाले शाफ्ट पर आरोपित होती है। कुंडली का घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। कुंडली का जो घूर्णन अक्ष है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। कुंडली, जिसे आर्मेचर भी कहते हैं, कुंडली को आर्मेचर भी कहते हैं, को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बाह्य साधन द्वारा यांत्रिक विधि से घूर्णन कराया जाता है। इस कुंडली को अर्थात आर्मेचर को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बाह्य साधन के द्वारा यांत्रिक विधि से घुमाया जाता है। इसके लिए बाहर आप देखते हैं जनरेटर में अलग से व्यवस्था होती है, जिसमें डीजल या पेट्रोल डालकर पीछे कुंडली होती है, उसको घुमाया जाता है। तो किसी बाह्य साधन द्वारा यांत्रिक विधि से घूर्णन कराया जाता है। कुंडली के घूमने से इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। जब कुंडली घूमती है तो चुंबकीय फ्लक्स कटता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली जब घूमती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल
प्रेरित होता है। कुंडली के सिरे को सर्पी वलय और ब्रुशों की सहायता से एक बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है। कुंडली के सिरों को आप देख रहे हैं, कार्बन ब्रुश और सर्पी वलय की सहायता से बाहर, ठीक है, परिपथ से जोड़ा जाता है। ठीक, जब कुंडली को एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घूर्णन कराया जाता है, ठीक है, जब इस कुंडली को एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घुमाया जाता है, घूर्णन कराया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी और क्षेत्रफल सदिश ए के बीच कोण थीटा का मान किसी समय टी पर थीटा बराबर ओमेगा टी, ठीक है। जब कुंडली को एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घुमाया जाता है, ठीक है, जब कुंडली को एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घूर्णन कराया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर बी तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का जो कोण थीटा होता है का मान किसी समय टी पर थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। यह मानते हुए कि जब टी बराबर 0 है उस समय थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। तो जब कुंडली को एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घुमाते हैं तो उस समय थीटा का मान टी समय पर ओमेगा टी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होकर गुजरती हैं, समय के साथ परिवर्तित होता है। कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल जो है समय के साथ परिवर्तित होता है। जो पहला समीकरण आप पढ़े हैं φb बराबर bA cos थीटा, समीकरण 1 के अनुसार किसी समय टी पर फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स कितना होता है, φb बराबर bA cos थीटा, φb बराबर bA cos थीटा और थीटा बराबर ओमेगा टी। किसी समय टी पर थीटा बराबर ओमेगा टी, तो थीटा की जगह ओमेगा टी लिख देंगे। तो किसी समय टी पर फ्लक्स φb बराबर bA cos ओमेगा टी, किसी समय टी पर फ्लक्स φb बराबर क्या होगा, bA cos ओमेगा टी होगा, ठीक है। फैराडे के नियम से n फेरों वाली घूर्णी कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, n फेरों वाली घूर्णी कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n डी फाई बी बटे dt होता है। फैराडे के नियम से, ठीक है, फैराडे के नियम से n फेरों वाली घूर्णी कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n डी फाई बी बटे dt। फाई बी का मान यहां पर bA cos ओमेगा टी, ठीक है, रखते हैं। तो E बराबर माइनस, जो नियत है बाहर कर लें, NBA डी बाई डी टी cos ओमेगा टी, ठीक है, cos ओमेगा टी ब्रैकेट में कर दिया गया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो गया -NBA डी बाई डी टी ब्रैकेट में cos ओमेगा टी। अब cos ओमेगा टी का जब डी बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है, तो ओमेगा बाहर करके cos टी साइन ओमेगा टी होगा। तो E बराबर हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, E बराबर क्या हो जाएगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आपने देखा कि जब कुंडली, ठीक है, जब कुंडली को एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घूर्णन कराया जाता है, जब कुंडली को, ठीक है, जब इस कुंडली को एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घूर्णन कराया जाता है, घुमाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर बी तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच कोण थीटा का मान किसी समय टी पर थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। किसी समय टी पर थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी। यह मानते हैं कि जब टी बराबर 0 होता है तो उस समय थीटा बराबर 0 डिग्री होता है।
ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होकर गुजरती हैं, समय के साथ परिवर्तित होता है। किसी समय t पर फ्लक्स फाई बी बराबर बी ए कास थीटा होता है। थीटा बराबर ओमेगा टी, तो फाई बी बराबर बी ए कास ओमेगा टी। फैराडे के नियम से n फेरों वाली घूर्णी कुंडली के लिए, n फेरों वाली घूर्णी कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n डी फाई बी बटे डी टी होता है। फाई बी बी ए कास ओमेगा टी रखें तो E बराबर माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कास ओमेगा टी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो E बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल, अतः विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा। अब यहां पर एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। एन बी ए ओमेगा जो है विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, जो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 1 पर प्राप्त होता है। एन बी ए ओमेगा जो है विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, जो साइन ओमेगा टी बराबर प्लस माइनस 1 पर प्राप्त होता है। यदि हम एन बी ए ओमेगा को E0 से व्यक्त करें, यदि हम एन बी ए ओमेगा को क्या लिखें, E0, तब E बराबर E0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, जहां E0 क्या है, एन बी ए ओमेगा है, जो विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, जो साइन ओमेगा टी बराबर प्लस माइनस 1 पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब आपको सूत्र मिल गया E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि जया फलन साइन फंक्शन का मान जो है +1 से -1 के बीच बदलता है, जया फलन अर्थात साइन फंक्शन का मान +1 से -1 के बीच बदलता है, विद्युत वाहक बल का चिन्ह या ध्रुवता समय के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल E का चिन्ह या ध्रुवता जो है समय के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, चित्र 6.17 से नोट कीजिए कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री या थीटा बराबर 270 डिग्री होता है, तो विद्युत वाहक बल अपने चरम मान पे होता है, विद्युत वाहक बल अपने अधिकतम मान पे होता है। क्यों? क्योंकि इन बिंदुओं पर फ्लक्स में परिवर्तन अधिकतम होता है। कब? 90 डिग्री और 270 डिग्री पर। देखें ध्यान से, आप देखें यहां पे कुंडली जो है वह चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। जब 90 डिग्री है तब यहां पे अधिकतम मान है, जब 270 डिग्री है तब यहां पे अधिकतम मान है। विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है और थीटा 270 डिग्री होता है। आप कई स्टेप में एक चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए तार के लूप में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसके कई स्टेप को आप देख रहे हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 और चरण 5। चरण 1, पहला कंडीशन देखें, यहां पर कुंडली है यस, ठीक है, यस आर पी क्यू, पी क्यू आर एस। देखें कुंडली है पी क्यू आर एस। यहाँ एन और यस एक चुंबक है, एन और एस चुंबक है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र एन से यस की तरफ दिखाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र डॉटेड लाइन से, और इसमें कुंडली है पी क्यू आर एस। ठीक है, पहले स्टेप में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 है। आर्मेचर का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है। स्टेप 1 में, चरण 1 में आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है। उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF 0 है, समय भी 0 है। ठीक है,
अब जब यह आर्मेचर घूमता है, अभी ठीक है, पहले आर्मेचर क्या था, ऐसे था, अब घूम जाएगा 90 डिग्री, ऐसे हो गया, ठीक है। आर्मेचर घूम गया, यह जो आरएस ऊपर था अब आरएस नीचे आ गया, पीक्यू जो इधर था पीक्यू ठीक है उधर चला गया पीक्यू। यह कंडीशन 90 डिग्री पर घूम जाने के बाद आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। आर्मेचर का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया, समांतर हो गया 90 डिग्री घूमने के बाद। इस समय अंतराल आप देख रहे हैं T/4 है और 90 डिग्री पर विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम है। प्रेरित ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान है अधिकतम 90 डिग्री पे। टाइम जो है T/4 है। चरण 3, जब यह 180 डिग्री घूमता है, जब 180 डिग्री पर घूम जाने के बाद आर्मेचर की स्थिति आप देख रहे हैं, फिर 180 डिग्री पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 है और समय जो है वो T/2 है। फिर चौथा स्टेप आता है जब 270 डिग्री घूर्णन के बाद आर्मेचर की स्थिति देख रहे हैं, इस समय विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम है। 270 डिग्री पर विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान अधिकतम है लेकिन विपरीत दिशा में है। इसमें आप देखें 90 डिग्री पर विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम है प्लस दिशा में, लेकिन 270 डिग्री पर विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम है लेकिन माइनस दिशा में, विपरीत दिशा में। समय जो है वह 3T/4 है। 360 डिग्री पर घूमने पर 360 डिग्री पर घूर्णन के बाद आर्मेचर की स्थिति आप देखें, इस समय विद्युत वाहक बल 0 है और टोटल टाइम है कैपिटल T। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो दो स्थिति में 90 डिग्री और 270 डिग्री पर विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है। उस समय टाइम T/4 और 3T/4 होता है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, तो आपने देखा कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री या थीटा बराबर 270 डिग्री होता है तो विद्युत वाहक बल अपने चरम मान पे होता है, क्योंकि इन बिंदुओं पर फ्लक्स में परिवर्तन अधिकतम होता है। ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। धारा की दिशा जो है प्लस माइनस आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, इसलिए धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, इसलिए धारा को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एसी कहते हैं। अब क्योंकि ओमेगा बराबर 2 न्यू, ओमेगा बराबर 2 न्यू, ठीक है, कोणीय चाल ओमेगा, कोणीय चाल ओमेगा बराबर 2 न्यू। अब जो है समीकरण जो 22 है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह हम 2 न्यू लिखें तो हमारा समीकरण होगा E बराबर E0 साइन 2 न्यू इंटू टी, 2 न्यू इंटू टी। यहां पर न्यू जो है वह जनित्र की कुंडली अर्थात आर्मेचर की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। यहां न्यू जनित्र की कुंडली अर्थात आर्मेचर के परिक्रमण की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। न्यू को हम एन के रूप में भी लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में E बराबर E0 साइन 2 n t हो जाएगा। यहां पर n क्या है, आवृत्ति है, तो n लिखें या फिर न्यू लिखें, यह आवृत्ति है। तो E बराबर E0 साइन 2 न्यू इंटू टी। अब ध्यान रखने की बात है कि समीकरण जो 22 है और 23 है, समीकरण 22 E बराबर E0 साइन ओमेगा टी और समीकरण 23 E बराबर E0 साइन 2 न्यू टी विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान बताते हैं, विद्युत वाहक बल के तुरंत मान बताते हैं, तात्क्षणिक मान बताते हैं, तथा E प्लस E0 तथा माइनस E0 के बीच आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। विद्युत वाहक बल E जो है वह प्लस E0
तथा -E0 के बीच आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। ठीक है, अब इसके आगे जो है अध्याय 7 में आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का काल औसत मान कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में आपने देखा कि E बराबर E0 sin ओमेगा टी, E बराबर E0 sin ओमेगा टी विद्युत वाहक बल का सूत्र, और E बराबर E0 sin 2 पाई न्यू टी विद्युत वाहक बल का सूत्र है। ठीक है, फिगर आपने समझा। व्यवसायिक जनित्रों में जो जनरेटर व्यवसाय के रूप में लगाते हैं बिजली पैदा करने के लिए, व्यवसायिक जनित्रों में आर्मेचर को घुमाने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा ऊंचाई से गिरते हुए पानी द्वारा प्राप्त की जाती है। जो व्यवसायिक जनित्र हैं जहां पे बिजली पैदा की जाती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, वहां पे आर्मेचर को घुमाने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा ऊंचाई से गिरते हुए पानी द्वारा प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए बांधों द्वारा। इन्हें जल विद्युत जनित्र कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। विकल्पतः कोयला या अन्य स्रोतों का उपयोग करके पानी को गर्म करके भाप पैदा किया जाता है। ठीक है, पानी को गर्म करके भाप पैदा कर सकते हैं। उच्च दाब पर भाप को आर्मेचर को घुमाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उच्च दाब पर इस भाप का यूज आर्मेचर को घुमाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तब इन्हें तापीय जनित्र कहते हैं, थर्मल जनरेटर कहते हैं। जब भाप के द्वारा आर्मेचर को घुमाया जाता है तब यह थर्मल जनरेटर कहलाता है। जब पानी के द्वारा घुमाया जाता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहलाता है। कोयले के स्थान पर यदि नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो हमें नाभिकीय शक्ति प्राप्त होती है, न्यूक्लियर पावर प्राप्त होता है। कोयले की जगह पे यदि नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो हमें नाभिकीय शक्ति प्राप्त होती है। आधुनिक जनित्र 500 मेगावाट उच्च विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। आधुनिक जनित्र जो है, मॉडर्न जो जनरेटर हैं, वह 500 मेगावाट की उच्च विद्युत शक्ति पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात इनसे 100 वाट के 50 लाख बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। 500 मेगावाट का मतलब 100 वाट के 50 लाख बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। अधिकांश जनित्रों में कुंडलियों को अचर रखा जाता है। ठीक है, अधिकांश जनरेटर में कुंडलियों को अचर रखा जाता है तथा विद्युत चुंबकों को घुमाया जाता है। कुंडली जो है वो क्या है, फिक्स होती है, कुंडली नहीं घूमती है। अधिकांश जनरेटर में कुंडली फिक्स होती है, विद्युत चुंबक घूमता है। अधिकांश जनित्रों में कुंडलियों को अचर रखा जाता है, विद्युत चुंबकों को घुमाया जाता है। भारत में जनित्रों में घूर्णन आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। भारत में जनित्रों में घूर्णन आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका में, यूएसए में, यह आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। अमेरिका में यह आवृत्ति कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है, जबकि भारत के जनित्र में यह आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने समझा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।